सो अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन। मतलब लॉन्ग बोन की कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। इनमें बस आर्टरीज़ के नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि हमारे पास एपिफाइजल आर्टरी, मेटाफाइजल, पेरिओस्टियल, न्यूट्रिएंट आर्टरी। एपिफाइजल आर्टरी कहाँ पर सप्लाई करेगी, मतलब एपिफाइसिस को सप्लाई जो आर्टरी करती है वो एपिफाइजल आर्टरी होती है। इसके अलावा जो मेटाफाइसिस में आर्टरी होती है वो मेटाफाइजल आर्टरीज होती है। मेटाफाइजियल आर्टरीज जैसे कि मैंने बताया, मेटाफाइजियल आर्टरीज हेयर पिन बेंड्स बनाती है, और जहाँ पे मतलब मोस्ट कॉमन साइट होते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिस वजह से ऑस्टियोमल्शिया वगैरह होता है। लेकिन जब एडल्ट बोन बन जाती है तो एपिफाइजल और मेटाफाइजल आर्टरी फ्यूज़ हो जाती हैं, और ये हेयर पेन मतलब बेंड्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आती हैं पेरिओस्टियल आर्टरीज, ये पेरिओस्टियम को सप्लाई करती हैं। उसके बाद जो मेन आर्टरी हमारे पास वो है न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी एक आर्टरी मतलब होती है, वो मतलब हर बोन के पास एक अलग से न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, ठीक है। वो जो सामने आर्टरीज प्रेजेंट है वहाँ से आती हैं। पहले वो पेरिओस्टियम को पियर्स करती है, उसमें एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, एक होल होता है, वहाँ वहाँ पे आके ये पियर्स करती है पेरिओस्टियम को। पेरिओस्टियम को पियर्स करके उसके बाद कम्पैक्ट बोन में ये रन करती है, जैसे हवर्सियन कैनाल्स और वॉल्कमैन कैनाल्स वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद ये आती है मेडुलरी कैविटी में। जैसे ही मेडुलरी कैविटी में आती है वो डिवाइड हो जाती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस में। न्यूट्रिएंट आर्टरी अपर भी मतलब ऊपर की तरफ भी जाती है, एक नीचे की तरफ भी जाती है। उसके बाद ये कुछ डायगोनल ब्रांचेस देती हैं जो मतलब मेडुलर कैविटी को सप्लाई करती हैं, और ऊपर जाके ये मेटाफाइजल और एपिफाइजल आर्टरी के साथ मिल जाती हैं, एनास्टोमोस करती हैं। एनास्टोमोस क्या होता है, बेसिकली मतलब कुछ आर्टरीज एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसे एनास्टोमोस करते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट आर्टरी ऊपर जाके मेटाफाइजल आर्टरी और एपिफाइजल आर्टरी के साथ मिल जाती है और एक नेटवर्क बनाती है, जिसे हम एनास्टोमोस कहते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट आर्टरी किसको सप्लाई करती है, इनर टू थर्ड ऑफ कोर्टेक्स को भी सप्लाई करती है, और मेडुलर कैविटी को भी सप्लाई करती है, और मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस को भी सप्लाई करती है। और जो पेरिओस्टियल आर्टरीज है ना, वो कोर्टेक्स के आउटर वन थर्ड को सप्लाई करती हैं। आउटर वन थर्ड ऑफ कोर्टेक्स पेरिओस्टियल आर्टरी सप्लाई करती हैं, और इनर टू थर्ड को न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है। उसके बाद न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ पे मेडुलर कैविटी को भी सप्लाई करती है, और एपिफाइसिस और डायफाइसिस को भी सप्लाई करती है। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट आर्टरी न्यूट्रिएंट फोरामेन में होती है, उसको पियर्स करके फिर बोन में अंदर कॉम्पैक्ट बोन में जाती है, फिर मेडुलरी कैविटी में जाती है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट फोरामेन की जो डायरेक्शन होगी वही न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन होगी। और अगर हम बात करें, न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है बोन के ग्रोइंग एंड में। जैसे कि एग्जाम्पल अगर कोई बेबी है वो ग्रो कर रहा है तो उसकी बोन्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो ये यूमरस का अपर वाला पार्ट क्या करेगा, वो ग्रो करेगा और बोन की लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन नीचे होगी, मतलब ग्रोइंग एंड से अपोजिट होगी। अगर ग्रोइंग एंड ऊपर है, बोन अब ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, और यहाँ पर नीचे है ग्रोइंग एंड इन मतलब फोर आर्म की बोन्स की, तो बोन यहाँ पे ग्रो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे। अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें, लेट से फीमेल का नीचे वाला पार्ट और टिबिया फिब्यूला का अपर वाला पार्ट, यहाँ पे मतलब ग्रोइंग पार्ट है लोअर लिम्ब का, ठीक है, यहाँ पे बोन्स ग्रो कर रही हैं, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट होगी। मतलब न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी। और इसका मतलब यही निमोनिक की आप ये वाली लाइन याद कर लो, टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्ली। मतलब न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन अपर लिम्ब में क्या होती है, एल्बो की तरफ होती है। अगर फोर आर्म में होगी तो ये एल्बो की तरफ जाएगी, अगर आर्म में भी होगी तो एल्बो की तरफ जाएगी। लेकिन फ्रॉम द नी आई फ्ली, और लोअर लिम्ब में नी से दूर जाती है। अगर नी यहाँ पे है तो उससे दूर जाता है न्यूट्रिएंट फोरामेन यानी न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन, क्योंकि ग्रोइंग एट लोअर लिम्ब की क्या है, ये है, और अपर लिम्ब की ग्रोइंग एंड्स क्या है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। और न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन टू द एल्बो, और नीचे फ्रॉम द नी से दूर जाती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब हम थोड़ी ऑक्सीफिकेशन की बात करते हैं। ऑक्सीफिकेशन क्या है, बस बोन फॉर्मेशन को हम ऑक्सीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके दो सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑक्सीफिकेशन या प्राइमरी ऑक्सीफिकेशन, और सेकेंडरी ऑक्सीफिकेशन। प्राइमरी ऑक्सीफिकेशन इसलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि ये जो है एम्ब्रियो में होती है, मतलब बिफोर बर्थ होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो आफ्टर बर्थ होती है। प्राइमरी ओसिफिकेशन बिफोर बर्थ होती है और सेकेंडरी ओसिफिकेशन आफ्टर बर्थ होती है। और प्राइमरी ओसिफिकेशन कहाँ पर होती है, डायफेसिस में होती है, मतलब जो बोन्स का शाफ्ट होता है। सेकेंडरी ओसिफिकेशन कहाँ पर होती है, एपिफेसिस में होती है, यानी कि जो बोन की जो दो एंड्स होती हैं वहाँ पर होती है, और ये बर्थ के बाद होती है और ये बर्थ से पहले होती है, लेकिन इनकी कुछ एक्सेप्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है।
और अब हम थोड़ा ओसिफिकेशन को मतलब थोड़ा मैं आपको बता दूं। बेसिकली इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे लोकोमोटर मॉड्यूल में, हिस्टो में भी, एम्ब्रियो वगैरह में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो है कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन उन्होंने शो की हुई है, ठीक है। पहले क्या होता है, कार्टिलेज का एक मॉडल बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या करनी है, ऑसिफिकेशन करनी है, बोन्स फॉर्मेशन होनी है। तो पहले एक पर्टिकुलर एक जगह पर क्या करेगा, जो कार्टिलेज है वो कैल्सीफाई हो जाएंगे, यानी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। और जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो कार्टिलेज के पास क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे, तो कार्टिलेज के सेल्स पहले तो हाइपरट्रोफी करेंगे, बहुत बड़े हो जाते हैं कार्टिलेज के सेल्स, बहुत बड़े। लेकिन उसके बाद कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो उनके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते, तो वो कार्टिलेज के सेल्स मर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक मतलब प्राइमरी मतलब ऑक्सीफिकेशन का सेंटर बनता है, ठीक है। वहाँ पर एक आर्टरी आती है, वहाँ पर जो है कुछ डेब्रिस वगैरह पड़ा हो तो उसको ख़त्म कर देती है। उसके बाद कुछ सेल्स आते हैं जिसे हम ओस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बोन फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सीक्रेट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोइड। एक मैट्रिक्स होता है वो सीक्रेट करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसे हम अल्कलाइन फोस्फेट बोलते हैं। एंजाइम होता है अल्कलाइन फोस्फेट, वो क्या करवाता है, इस ओस्टियोइड की कैल्सिफिकेशन कराएगा, इसको मिलाएगा कैल्शियम के साथ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास बोन बन जाएगी। तो जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो उन्होंने एक मैट्रिक्स सीक्रेट किया जिसे हम ओस्टियोइड बोलते हैं। उसके अलावा एंजाइम सीक्रेट किया जिसे हम अल्कलाइन फोस्फेट बोलते हैं। अल्कलाइन फोस्फेट क्या करता है, कैल्सिफिकेशन करवाता है ओस्टियोइड की। ओस्टियोइड की कैल्सिफिकेशन हो जाएगी तो ये दोनों मतलब बोन बन जाएगी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मतलब ये सारी ओसिफिकेशन हो गई। उसके बाद जो सेंटर है ना, वहाँ पर एक खाली स्पेस बनाना है इसको, तो वहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट ये क्या करते हैं, बोन की डिजॉर्प्शन करते हैं, बोन को डिज़ोल्व करवाते हैं। तो इनर सरफेस से बोन मतलब डिज़ोल्व करते जाएंगे वो, फिर वहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी जिसे हम मेडिकली कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे बोन मेरो आ जाएगा। तो हमारे पास ये मैच्योर बोन बन गई। तो पहले क्या था, कार्टिलेज का मॉडल था, वहाँ पर वो बड़े हो गए, कार्टिलेज हाइपरट्रॉफी हो गई, फिर उसके बाद उनकी कैल्सिफिकेशन हो गई, फिर वो कार्टिलेज मर गए उनके सेल्स, फिर वहाँ पर न्यू ब्लड वेसल आई, न्यू न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेकर आई, वहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट के सेल्स हैं, उन्होंने ओसिफिकेशन करवाई, उसके बाद मेडुलरी कैविटी बन गई और हमारे पास मैच्योर लॉन्ग बोन बन गई। अस्सलामुअलैकुम। सो टुडे वी गोना स्टडी अबाउट कार्टिलेज। सो कार्टिलेज और बोन में थोड़ा डिफरेंस होता है। बेसिकली दोनों क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, थोड़ा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितनी बोन स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि कार्टिलेज में क्या होता है, कैल्शियम के सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते और इसमें ओस्टियोन सिस्टम वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन इसके पास अपनी ब्लड सप्लाई भी नहीं होती और अपनी नर्वस सप्लाई भी नहीं होती, मतलब नर्व्स और ब्लड सप्लाई नहीं करती, लेकिन बोन को वो करती हैं, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था कि बोन को जो मतलब स्ट्रक्चर सराउंड करता है, इसको कवर करता है, इसका कैप्सूल बनाता है, वो पेरी ओस्टियम होता है। इसी तरह कार्टिलेज को जो स्ट्रक्चर मतलब जिसको वो सपोर्ट करता है, जिसका वो आउटर कवरिंग बनाता है स्ट्रक्चर, उसे हम पेरिकोन्ड्रियम बोलते हैं, ठीक है। कोन्ड्रियम वर्ड रिलेटेड है कार्टिलेज से और ओस्टियम वर्ड रिलेटेड है हमारा बोन से। लेकिन जो पेरिकोन्ड्रियम होती है ना, उसके पास ब्लड सप्लाई और नर्वस सप्लाई वगैरह होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह पेरिकोन्ड्रियम से डिफ्यूज़ करके कार्टिलेज को सप्लाई होते हैं, क्योंकि कार्टिलेज के पास अपनी ब्लड और नर्वस सप्लाई नहीं होती, ठीक है। और इसके 3 टाइप्स, इसकी ज़्यादा डिटेल आप लोकोमोटर मॉड्यूल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बीडी में मतलब इसकी 3 टाइप्स के एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं और उनकी अपीयरेंस वगैरह दी हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। हमारे पास कार्टिलेज के 3 टाइप्स होती हैं, एक हाईलाइन कार्टिलेज होता है, एक फिब्रस कार्टिलेज होता है, फिब्रो कार्टिलेज होता है, एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है। ओके, कार्टिलेज भी मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें कि इसके पास क्या होंगे, सेल्स भी होंगे और फाइबर्स भी होंगी, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं हाईलाइन कार्टिलेज में। इसके जो फाइबर्स हैं वो हमें ज़ाहिर नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका जो मैट्रिक्स होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, जिस वजह से हम मतलब माइक्रोस्कोप पे इसकी फाइबर अलग से देख नहीं पाते।
और इसमें सेल्स होते हैं, वो फ्यू सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स आप ज़रूर याद कर दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जांपल। वो ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। और मतलब जहाँ भी ज्वाइंट प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ पर जो बोन होती है, लेट्स से यहाँ हमारे पास ज्वाइंट है, ठीक है, ये दो बोन से हमारे पास ये ज्वाइंट्स बना रही हैं। तो बोन की जो सरफेसेस ज्वाइंट्स बनाती हैं ना, वहाँ पर एक कार्टिलेज की कवरिंग होती है, ताकि मतलब इतनी रबिंग वगैरह ना, क्योंकि कार्टिलेज क्या एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, इतना हार्ड नहीं होता बोन की तरह। तो इस वजह से अगर जॉइंट्स पे जैसे रबिंग वगैरह होती है, मूवमेंट होती है, तो इतना पेन वगैरह ना हो, इस वजह से सरफेसेस स्मूथ और इस वजह से ये कार्टिलेज से कवर होती है। तो मोस्टली जो भी जॉइंट्स होते हैं ना हमारे पास, वो हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होते हैं। मतलब जॉइंट्स पे जो बोन्स हैं उनकी सरफेसेस हाइलाइन कार्टिलेज से कवर हुई होती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फिब्रो कार्टिलेज की तरफ। इसकी एग्जांपल्स कुछ ही, मतलब ये टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट की जो डिस्क है, मतलब ये जॉइंट होता है, टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट हो गया हमारे पास, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट हो गया। वहाँ पे क्या होता है, दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है। ये जॉइंट की एक टाइप है, हम जॉइंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्क प्रेजेंट होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस में, जो हमारे हिप जॉइंट में जॉइंट प्रेजेंट होता है उसमें, और टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट में वो फिब्रो कार्टिलेज की होती है, ठीक है। और ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट की जो बोन्स होती हैं, उनकी सर्फेसिस को भी जो कार्टिलेज कवर करता है वो फिब्रो कार्टिलेज कवर करता है। ये कौन से, टेम्प्रोमैंडिबुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स, ठीक है। और फिब्रो कार्टिलेज में बहुत सारी आपको फाइबर्स नज़र आएंगी, उसमें उन फाइबर्स के बीच में ये थोड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिब्रो कार्टिलेज के पास पेरिकोन्ड्रियम नहीं होती। अब आते हैं हम इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ। इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा फाइबर्स होती हैं, इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, बहुत इंटरवोवन फाइबर्स, और बीच में थोड़े थोड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस वगैरह में प्रेजेंट होता है, और रिटिनॉइड की टिप वगैरह बनाता है। मतलब थायराइड के जो लेरिंग्स के कार्टिलेज होते हैं, वो कार्टिलेज के कुछ पार्ट, मतलब कुछ कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज बनाता है, ठीक है। और ये बहुत इलास्टिक होता है नेचर में, इसकी अपीयरेंस येलो वगैरह होती है। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ कन्फ्यूजन रह गई, तो प्लीज़ डू आस्क, और मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह हाफिज़।